हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन सेकेंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये तीनों ब्रिटिश वायसराय थे। ये तीनों और 1884 से 1898 के बीच में भारत में वायसराय के रूप में सर्व किए थे। तो जो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय थे, तो मैं इन्हें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में एमसीक्यू में कवर करा रहा हूँ। तो इससे पहले 1884 से जो पहले का पीरियड है, तो जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय थे इससे पहले, तो मैं उन पे एमसीक्यू में कवर कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम 1884 टू 1898 1884 से 1898 के बीच के पीरियड पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन सर्व्ड एज वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम। लॉर्ड डफरिन ने कब से कब तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे ईयर बताना, ये कब से कब तक भारत के वायसराय के रूप में सर्व किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1884 टू 1888, 1884 से 1888 के बीच में ये वायसराय के रूप में सर्व किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। Next, who was the Viceroy of India at the time of formation of the Indian National Congress? कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय वायसराय कौन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। डफरिन कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय वायसराय था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 1885 में हुआ था और फर्स्ट मीटिंग 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। और पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे, जान ही रहेंगे, उमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के फाउंडर माने जाते हैं। और इस पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 72 डेलीगेट्स इस पहले सेशन में पार्टिसिपेट किए हुए थे। और वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन था। तो इससे पहले मैं कांग्रेस के सेशन पे कवर कर चुका हूँ कुछ दिन पहले ही, तो मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग वायसरॉयलिटी ऑफ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस का स्थापना ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था लॉर्ड डफरिन के समय में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इन्वाइटेड सम कांग्रेस डेलीगेट्स टू ए गार्डन पार्टी इन कलकत्ता। कलकत्ता में एक गार्डन पार्टी में कुछ कांग्रेस प्रतिनिधियों को किसने आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डफरिन। तो ये डफरिन था जिसने कलकत्ता में एक गार्डन पार्टी में कांग्रेस के कुछ डेलीगेट्स को इनवाइट किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश बिकेम सस्पिशियस ऑफ नेशनलिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिंग ओनली द एलिट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। कांग्रेस के फॉर्मेशन के तुरंत बाद अंग्रेजों को राष्ट्रवादियों पर संदेह हो गया। तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को केवल एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर डफरिन। तो डफरिन ये कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के रूप में डिस्क्राइब किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डफरिन। नेक्स्ट, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार was fought during the viceroyalty of which among the following। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है डफरिन। तो डफरिन के समय में ही थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हुआ नेक्स्ट अपर बर्मा टू द ब्रिटिश डोमिनियंस। अपर बर्मा को किसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर डफरिन। तो ये डफरिन था जिसने अपर बर्मा को ब्रिटिश डोमिनियंस में अनेक्स कर लिया था। और इससे पहले पूछे गए लोअर बर्मा को किसने अनेक्स किया था ब्रिटिश डोमिनियंस में। तो उस कंडीशन में आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। तो वह सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार में लोअर बर्मा को अनेक्स कर लिया था और अपर बर्मा लॉर्ड डफरिन के समय में अनेक्स किया गया था। तो इससे पहले मैं डलहौजी पे कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। Next, the Aitchison Commission 1886 was appointed to make recommendations for reforms in the। एचिसन कमीशन 1886 को किन सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विस में रिफॉर्म के लिए एचिसन कमीशन 1886 को अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंडियन सिविल सर्विस। Next, who among the following Viceroy of India appointed
एचिसन कमेटी। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने एचिसन कमेटी की नियुक्ति किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर लॉर्ड डफरिन। डफरिन ये एचिसन कमेटी की नियुक्ति किया था। तो 1886 में एचिसन कमीशन को नियुक्त किया गया था और यह कमीशन एक पब्लिक सर्विस कमीशन था जो इंडियन सिविल सर्विस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नियुक्त किया गया था इसे। और इस कमीशन की अध्यक्षता सर चार्ल्स एचिसन के द्वारा किया गया था। सर चार्ल्स एचिसन ये इस कमीशन का चेयरमैन था और वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सर विलियम मुयर। सर विलियम मुयर ये 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था और ये उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो सर विलियम मुयर ये यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर था। तो 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी सर विलियम मुयर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और वायसराय इस समय लॉर्ड डफरिन था। तो डफरिन के समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेनेंसी एक्ट वेयर पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन? निम्नलिखित में से कौन सा टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के समय में पारित किया गया था? तो टेनेंसी एक्ट को हिंदी में किराएदारी अधिनियम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन से कौन कौन से टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के समय में पारित किया गया था। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके समय में अवध टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये तीनों टेनेंसी एक्ट पारित किए गए थे। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1888 टू 1894? 1888 से 1894 के बीच में वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ये 1888 से 1894 के बीच में वायसराय था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के फाउंडर थे और इस एसोसिएशन की स्थापना ये 1890 में किए हुए थे और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन वर्कर्स मूवमेंट भी कहा जाता है। लोखंडे जी को फादर ऑफ द इंडियन वर्कर्स मूवमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू हुज एफर्ट्स फ्रॉम 10 जून 1890 द वर्कर्स स्टार्टेड ए वीकली हॉलीडे ऑन संडे? किसके प्रयासों से 10 जून 1890 से श्रमिकों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलना प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नारायण मेघाजी लोखंडे। तो लोखंडे जी के प्रयासों से 10 जून 1890 से वर्कर्स को एवरी संडे को हॉलीडे मिलना प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं 1844। तो 1844 में पहली बार स्कूल्स और कॉलेज के लिए हॉलीडे शुरू हुआ था। स्कूल और कॉलेज के लिए हॉलीडे 1844 में शुरू हुआ था और इसमें गवर्नर जनरल हार्डिंग फर्स्ट था उस समय। और 1890 में लोखंडे जी के प्रयासों से सभी के लिए भारत में सभी वर्गों जो वर्कर्स थे इनके लिए प्रारंभ हुआ था हॉलीडे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द सेकेंड फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन? भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1891। 1891 में भारत में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया और फर्स्ट कब हुआ था? तो जान ही रहेंगे 1881। 1881 में रिपन के समय में हुआ था, उसमें रिपन वायसराय था। तो मैं रिपन पे कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं इससे पहले मैं रिपन पे ही कवर किया हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891? निम्नलिखित में से कौन सा 1891 के फैक्ट्री एक्ट का प्रावधान नहीं था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक 1891 के फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन नहीं था। तो ऑप्शन डी ये प्रोविजन नहीं था क्योंकि इस एक्ट के तहत 9 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं थी। इस एक्ट के तहत 9 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं थी। ये जो प्रावधान है ये
1881 के फैक्ट्री एक्ट में था, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। देन इसके अलावा ऑप्शन में और भी, तो उसे भी हम कवर कर लेते हैं। तो ह्यूमन लेबर्स, तो इस एक्ट के तहत जो महिला मजदूर थी उनसे प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता था। तो महिला मजदूरों से प्रतिदिन इस एक्ट के तहत 11 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता था। द नेक्स्ट है वुमेन, तो जो महिलाएं थी इन्हें प्रतिदिन 1.5 घंटे की ब्रेक की अनुमति दी गई थी। इस एक्ट के तहत महिलाओं को प्रतिदिन 1.5 घंटे की ब्रेक की अनुमति दी गई थी। देन नेक्स्ट है बच्चों के लिए वर्किंग आवर प्रतिदिन 9 से घटाकर 7 घंटे कर दिए गए थे। तो इस एक्ट के तहत बच्चों के लिए वर्किंग आवर्स प्रतिदिन 9 घंटे से घटाकर 7 घंटे कर दिए गए थे। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा प्रोविजन नहीं था, तो ऑप्शन डी ये प्रोविजन नहीं था 1891 के फैक्ट्री एक्ट का। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। 1891 के फैक्ट्री एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। इस एक्ट के तहत सभी वर्कर्स को वीकली हॉलीडे प्रोवाइड किया गया था। तो इस एक्ट के तहत सभी वर्कर्स को वीकली हॉलीडे प्रोवाइड किया गया था, सिर्फ स्टेटमेंट ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट वाज साइंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के समय एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पर साइन किए गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास्ड। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1891। 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 राइज द एज फॉर द कंसुमेशन ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर 12 ईयर्स, 12 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट विथ हुज एफर्ट्स द एज ऑफ कॉन्सेंट बिल वाज पास्ड। किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेंट बिल पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर BM मलाबारी। बहराम जी मलाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेंट बिल पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट द डूरंट लाइन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान वाज साइंड इन विच ईयर। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन एग्रीमेंट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1893। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और डूरंट लाइन प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को जाना जाता है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ड्यूरिंग विच वायसरायज टेन्योर वाज द डूरंट कमीशन सेटअप। डूरंट कमीशन की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के टेन्योर में डूरंट कमीशन की स्थापना की गई थी। तो डूरंट कमीशन की स्थापना 1893 में की गई थी और किसके द्वारा। तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स सन हेनरी मोर्टिमर डूरंट और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच में की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर वायसराय उस समय लॉर्ड लैंसडाउन था। नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज पास्ड। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1892। तो 1892 के एक्ट द्वारा पहली बार अंग्रेजों ने भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बट ये छोटे स्केल पे था, लेकिन पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम 1892 के एक्ट द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक इवेंट लॉर्ड लैंसडाउन के टेन्योर से संबंधित नहीं है।
तो ऑप्शन सी थर्ड बर्मीज वार, और इस वार के दौरान बर्मा को अनेक्स कर लिया गया था। तो ये इसके टेन्योर से संबंधित नहीं है, क्योंकि 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में, तो ये इसके टेन्योर से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू लायल कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सा लायल कमीशन से संबंधित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर फेमाइन, तो लायल कमीशन का स्थापना फेमाइन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फेमाइन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फेमाइन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जेम्स लायल सेट अप, सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1897, 1897 में सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, और इस कमीशन को ही लायल कमीशन कहा गया था। तो वायसराय उसमें लॉर्ड इल्गिन सेकेंड था, तो इल्गिन सेकेंड के द्वारा 1897 में लायल कमीशन की स्थापना की गई थी, और इसकी अध्यक्षता सर जेम्स लायल के द्वारा की गई थी। तो सर जेम्स लायल लायल कमीशन का चेयरमैन था। नेक्स्ट, which one of the following committees was appointed on Indian currency in April 1898 to suggest ways and means of establishing the gold standard in India? भारत में गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करने के तरीकों और साधनों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 1898 में इंडियन करेंसी पर निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हेनरी फाउलर कमेटी, हेनरी फाउलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो इस वीडियो में हम 1884 से 1898 के बीच के पीरियड से इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर्जन से कवर करेंगे, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।